हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सभी लोगों के जाने के बाद रमन अपनी मौसी की उदासी दूर करने उनके पास जा बैठा। मौसी, अब तो ज्योति भी विदा होके चली गई, तो तुम बहुत आराम करोगी। आराम नहीं रे, अभी तो मुझे अपना आखिरी सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा करना है। रमन को अपनी और उत्सुकता से देखता देख सुधा जी ने कहा, कितनी स्वार्थी हो मौसी, तुम्हें सबकी चिंता है, बस अपने इस बेटे को भूल गई ना। रमन को अपनी और उत्सुकता से देखता देख सुधा जी ने कहा, नहीं रे, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। कमल के बाद तू ही तो है सब कुछ मेरा, पर अब तुम्हारी शादी की जिम्मा तेरी का है। हाँ, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बता दे मुझे। हाँ मौसी, एक लड़की पसंद तो की है मैंने। सच? कौन है वो? हिंदुस्तानी है या कोई विदेशी गोरी पसंद आ गई? यही की है मौसी, वो बिल्कुल हिंदुस्तानी, और आपकी तो जानी पहचानी है वो। अरे अब पहेलियां मत बुझा, जल्दी बता कि कौन है वो। नीतू। इतना सुनते ही सुधा का हाथ सहर उठा। क्या कह रहा है रमन? होश में तो है ना? रमन ने उठकर मौसी का हाथ थाम लिया। बिल्कुल होश में हूँ मौसी। फिर आप भी तो उसकी दूसरी शादी करना चाहती हैं ना, तो मुझसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा आपको। सच में नीतू से प्यार करने लगा हूँ मौसी, और उसे खुश देखना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारी माँ नहीं मानेगी इस बात को। आपको याद है ना मौसी, बचपन में शरारत करने पर जब माँ मुझे मारने आती थी तो आप कैसे मेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। आज मुझे फिर उसी ढाल की जरूरत है मौसी। मौसी ने मुस्कुराकर अपनी सहमति जताते हुए उसे गले लगा लिया तो रमन का चेहरा खिल उठा। पर सुधा जानती थी कि रमन की माँ को इस शादी के लिए राजी करना लोहे के चने चबाने जैसा दुष्कर काम होगा। उसके बाद सुधा अपनी बड़ी बहन सीमा यानी रमन की माँ के पास आई और सारी बात बताई। इतना सुनते ही सीमा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सुधा, तू ऐसी बात कैसे सोच ली? मेरे अच्छे बेटे के लिए एक विधवा ही बची है शादी करने के लिए। तुम जानती हो ना, मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आए हुए हैं। सब जानती हूँ दीदी, पर यह मेरी नहीं, खुद रमन की इच्छा है। याद है सुधा, बचपन में रमन कई बार घटिया चीज के लिए जिद लेके बैठ जाता था, और मेरे मना करने के बाद भी तू उसे दिला देती थी ना। अब वो बचपना रहा ना ये जिद मानने जैसी है। पर क्यों दीदी? अभी उस दिन आप ही तो मुझे नीतू की दूसरी शादी की सलाह दे रही थी। फिर क्या मेरी सलाह में अमल करने को तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था? बेटा जैसे समझा, पर बेटा नहीं समझा। न तो एक बेटे के उतरन दूसरे बेटे पर ना थूकती। रमन को मैंने कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा दीदी। बातें सुधा के कान में जहर घोलते उतर गई। तभी वहाँ पर रमन आ गया, तेज आवाज में बोला, माँ। रमन का तेज स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़ी। वह न जाने कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। तुम बड़े के बात में दखल मत दो रमन। पर बात मेरे जीवन से जुड़ी हो तो दखल कैसे न दूं? क्योंकि भावनाओं में बहकर छोटे अक्सर गलतियों कर देते हैं। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि अपना भला बुरा न समझ सकूं माँ। पर इतने बड़े भी नहीं हुए कि अपने माँ से जबान लड़ा सको। मैं जबान लड़ा नहीं रहा हूँ माँ, मैं तो बस नीतू से शादी की इच्छा बता रहा हूँ। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बस मैं इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करना चाहती। सुधा और रमन पर एक तीखी नजर डालते हुए सीमा वहाँ से चली गई। शाम ढले, रमन छत पर अकेला खड़ा था। नीतू से शादी का मोर्चा तो उसने खोल दिया था घर में, पर खुद नीतू क्या चाहती है ये अब तक उसकी समझ में नहीं आया था। वह सोच रहा था कि आज ज्योति होती तो उसकी जरूर मदद कर देती। तभी किसी के कदमों की आहट ने उसकी सोच को रोक दिया। उसने अंधेरे में नजर गड़ाते हुए पूछा, कौन है वहाँ? परछाई अंधेरे से बाहर आई। नीतू, तुम यहाँ? आप ये सब क्यों कर रहे हैं रमन? कांटों की सेज बन चुके मेरे जीवन में सुधा माँ का प्यार ही है एकमात्र सुखद एहसास बचा है। आप उसे भी क्यों छीन लेना चाहते हैं मुझसे? और सीमा मौसी के बीच तनाव का कारण नहीं बनना चाहती मैं। मुझे मेरे हाथ पर छोड़कर आप चले जाओ प्लीज। नीतू की आवाज का अकेलापन सहमा गया रमन को। उस दिन जब शादी का जोड़ा पहने तुम्हें देखा था, तब बहुत से सुंदर सपने भी देख लिए थे मैंने तुम्हारी आंखों में। तो फिर ये मुझे अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारी आंखों में एक बार फिर से इंद्रधनुषी सपने सजा सकूं। आपने गलत देख लिया रमन, क्योंकि एक विधवा को
सपने देखने का अधिकार नहीं होता है। इतना कहकर नीतू ने अपनी नजर झुका ली। नीतू का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर रमन ने कहा, तो फिर ये मुझे अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारी आंखों में एक बार फिर से इंद्रधनुषी सपने सजा सकूं। नीतू ने नजर उठाकर रमन को देखा। उसकी आंखों का सूनापन देख रमन ने अपने हाथ हटा लिए और नीतू नजर झुकाकर वापस चल दी। कुछ कदम चलने के बाद उसने पलटकर रमन को देखा। नीतू के चेहरे पर आई आशा भरी इबारत को समझकर रमन ने बरबस ही अपनी बाहें फैला दी और नीतू उसकी बाहों में यूं चली आई जैसे बरसों से भटकते किसी पंछी को उसका घोंसला मिल गया हो। छत पर रमन की माँ, उसके पिता और उसकी मौसी आ जाते हैं। घर वालों को देखकर रमन और नीतू अलग अलग हो जाते हैं। ये सब देखकर सीमा बोल पड़ी, देख ली अपने लाडले को करतूत, कैसे 4 लोगों के सामने हमारी इज्जत उतारने पर तुला हुआ है। वह तुम्हारी इज्जत घटा नहीं बल्कि बढ़ा रहा है। अगर वो विदेश से ही किसी फिरंगी को ले आता तो तुम क्या कर लेती? अगर वो नीतू से शादी करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? नीतू जैसी सर्वगुण संपन्न बहू तो बड़े भाग्य से मिलती है। हितेश को भी अपने खिलाफ पाकर भड़क उठी सीमा। किसी की जूठन खाने को हमारा रमन ही बचा है क्या? किसी की जूठन नहीं है नीतू। पवित्र अग्नि के समान 7 फेरे लिए थे नीतू ने कमल के साथ। सप्तपदी की कस्में खाई थी दोनों ने। और क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि 5 साल विदेश में रहने के बाद तुम्हारा बेटा अछूता लौटा होगा वहाँ से? पर इस समाज सेवा के लिए मेरा बेटा ही क्यों? सीमा के कंधों को थाम हितेश ने शांत स्वर में कहा, रमन ये शादी किसी समाज सेवा के लिए नहीं करना चाहता। वो सच में प्यार करने लगा है नीतू से। अगर उसके विधवा होने पर रमन को कोई समस्या नहीं है तो तुम्हें क्यों है? तुम्हें तो उल्टा अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए कि वो हमसे इजाजत मांग रहा है, अपना निर्णय नहीं सुना रहा। चलो मैं मान भी जाऊं तो लोग और समाज क्या कहेंगे? आपको जमाने की कब से फिक्र होने लगी दीदी? वह तुम ही थी ना जिसने पिछले साल सुमन चाची की विधवा बेटी का दूसरा विवाह कराया था। फिर आज तुम्हें खुद इतनी आपत्ति क्यों है? अभी बताती हूँ कि इस विवाह का विरोध क्यों कर रही हूँ। कहकर सीमा ने उच्च स्वर में नीतू और रमन को पुकारा। उनकी तेज आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ाए से उनके पास आ गए। रमन पर एक उच्चटटी नजर डालकर अनजाने भय से नीतू के माथे पर पसीना आ गया था। नीतू, क्या ये मेरे पगले बेटे को स्वीकार करोगी? नीतू ने अविश्वास से सीमा की ओर देखा। उनके चेहरे पर छाई स्निग्ध मुस्कान देखकर नीतू ने आश्वस्त होकर पलकें झुका ली। सुधा, आज से तुम्हारी नीतू मेरी बहू हुई। मैंने इस विवाह का विरोध इसलिए किया सुधा, क्योंकि मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी। कहीं रमन ने नीतू की सुंदरता देखकर जल्दबाजी में शादी करने का निर्णय तो नहीं ले लिया, जिसके कारण बाद में उससे पछताना पड़े। क्या ऐसा होता तो रमन को माफ कर पाती, क्योंकि मैं चाहती थी कि नीतू के विधवा होने के लेकर किसी के मन में कोई फांस ना रह जाए। सभी लोग नीतू के गुणों के लेकर स्वीकार करे, न कि रमन के जीत और सहानुभूति के कारण किसी की बेटी और बहू को पत्नी बनाकर लाना सरल तो है सुधा। किसी की बहू को फिर से एक बार बहू बनाना बहुत कठिन है। मेरा परिवार और खुद रमन इस जिम्मेदारी को निभा सकेगा या नहीं, ये जानने के लिए ये मेरा नाटक करना पड़ा। पर मेरे इतने विरोध के बाद भी रमन को अपने बात पर अड़िग देखकर अब मैं निश्चिंत हूँ। वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि नीति जैसी बहू बड़ी भाग्य से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।